नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के हर एक सवाल के जवाब दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टेंडरिंग से लेकर खिलाड़ियों के कोटे तक के बारे में विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि टेंडरिंग से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया। तो वहीं ये सरपंचों को अधिकार दिया गया है कि अपने कार्य क्षेत्र में काम करवा सके। गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गाँव के यानी उनके पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है, और बजट का जो विषय है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। जितना बजट हम अलग से डिस्क्रिशनरी पावर पर अपना रखते हैं वो साल के आखिरी चरणों में जहां जितनी जरूरत होती है ऑन डिमांड वो करते हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन है, और अब उनको बिजली के बिलों पर भी 2% पैसा मिलता है। अब पंचायतों को और जिला परिषदों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी का भी 2% मिलता है। अपनी उनकी आमदन भी होती है, कई ठेके की आमदन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लीज की आमदन है, और अब उसमें जीपीडीपी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक पोर्टल बनाया गया है कि हर पंचायत समिति, जिला परिषद साल के अपने बजट के हिसाब से शुरू में ही उन कामों की एक लिस्ट बना करके पोर्टल में डाल दें, और उसमें जो उनके साधन है उसमें कितना काम कराना कराए। बाद में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, HRDF है या भी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, इसका हमने एक प्रावधान किया है। इसी प्रकार ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है, वो जब जहां जरूरत होती है बड़े कामों के लिए वो दिया जाता है। पहली बार जिला परिषदों को हमने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए हैं, और अभी पंचायतें बनी हैं। इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था 1100 करोड़ रुपया अनाउंस करके हमने भेजा है, और भेज करके उसका SNA अकाउंट बना दिया। सारा पैसा उस SNA अकाउंट में रहेगा, जितना काम कराते जाए उसमें से निकालते जाए। दूसरा, उस काम को ग्राम सचिव का काम है उस पे अकाउंट फॉर करना कि ये काम कराना है। उसके लिए कंट्रैक्टर की छूट दी गई है कि आप जिस कंट्रैक्टर से मर्जी बिना ई टेंडरिंग के करा सकते हो। हालांकि उसमें भी कोटेशन लेने का प्रावधान है, कोटेशन के बिना शायद वो भी ना करा पाए, लेकिन कोटेशन ली है और कितने आदमी ने एक कोटेशन दी, 2 दी, 4 दी, वो मिला के सब हो जाएगा। 2 लाख की राइट हमने पूरे दिए उनको कि 2 लाख के काम में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। आप कंट्रैक्टर को बुलाओ, पंचायत में पास करो, काम कराओ, उसको पेमेंट कर दो। लेकिन 2 लाख से 25 लाख ये ई टेंडरिंग से होगा, ये कैश पैसा लेकर के नहीं होगा। हमारे को भी इतना अधिकार नहीं है आज की डेट में कि हम सरकार के किसी मंत्री को अधिकार है 2 लाख का, नहीं है। तो वहीं सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीजीटी संस्कृत शिक्षक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 714 पीजीटी संस्कृत और कुल 7071 पीजीटी की पोस्ट हुई है। इसमें 100 उर्दू की भी पोस्ट है। 714 पोस्ट है उसमें टीजीटी की संस्कृत की, और कुल 7471 टीजीटी टीचर्स की एडवर्टाइजमेंट हुई है। हाँ, इसमें मेवात की अलग से 1252 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई हैं, और 100 पोस्ट में उर्दू की भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की कोटे का विषय पर बोलते हुए कहा कि 4 विभागों में ग्रुप C में देंगे या गलतफहमी होगा। 4 विभागों में इसलिए देंगे कि उसकी योग्यता स्पोर्ट्स की है। इसके अलावा भी जो विभाग खेलों में आगे बढ़ने के लिए टीम बनाएंगे उसमें भी जोड़ा जाएगा।
खिलाड़ियों कोटे में इतना ही कह रहा हूं कि इसमें शायद कोई कंफ्यूजन हो गया है कि हम केवल 4 विभागों में ग्रुप सी को 3% देंगे, बाकी नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। नहीं, नोटिफिकेशन क्या है मैं बता रहा हूं ना। नोटिफिकेशन कि जितनी ग्रुप सी की नौकरियां होंगी, जो भी पिछले साल में ग्रुप सी की नौकरियां दी गई हैं, उसके अनुपात में जनवरी में ही 3% उसका टोटल सी का वो संख्या एडवर्टाइज की जाएगी। और उनको नियुक्तियां 4 विभागों में इसलिए दी जाएंगी कि स्पोर्ट्स पर्सन जो अपनी योग्यता के आधार पर आगे आ रहा है, उसकी योग्यता पहली योग्यता स्पोर्ट्स की है, और स्पोर्ट्स में उसका काम कितना उपयोग सरकार कर सकती है, वो या तो होम डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, वहां स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं, या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, या एजुकेशन में कर सकते हैं, या हमारा स्पोर्ट्स का बड़ा ग्रुप है पावर डिपार्टमेंट में, वहां भी खेल खूब होते हैं। इसके अलावा भी जो डिपार्टमेंट खेलों में आगे बढ़ने के लिए अपनी टीमें बनाएंगे, उनको प्रारंभ में तो इसी में से डेपुटेशन पर देंगे, और अगर किसी डिपार्टमेंट ने स्थायी खेलों में से, खिलाड़ियों में से कुछ अगले कोच बनाने या कुछ और काम करने उसकी डिमांड करेंगे, तो वो कोच वहां सैंक्शन करके फिर 4 में 5, 6, 7 यूं जुड़ेंगे। आज की डेट में 4 विभाग ऐसे हैं, नंबर वही रहेगा जो ग्रुप सी का 3% है, उसमें नंबर में कहीं कमी नहीं आएगी, ये स्पष्ट मुझे करना था। ग्रुप डी का बेसिक क्वालिफिकेशन में भी नौकरियों में कंपटीशन है। बेसिक क्वालिफिकेशन पास करके आया 33 या 35% में, तो 33-35% वाले के सामने जो 60% या 65% वाला योग्यता का सिलेक्ट होके आया है, उसके सामने वो टिक नहीं पाता है। इसलिए उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। उस एम्प्लॉयमेंट में उसको अपने जिसमें योग्यता उसकी ज्यादा है, हम उसका उपयोग करेंगे तो वो भी अपना सेटिस्फाई रहेगा, वरना वो तो वहां बैठागा भाई मैं तो खेल के माध्यम से आया, मुझे तो कुछ नहीं आता, और है ऐसे। तो इसलिए थोड़ा सिस्टम सुधार करने के लिए किया है। हाँ, उसके 3% कोटे में से हम कम नहीं करने वाले, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि एसपीआई रैंकिंग की बात हो रही थी, उसमें हम 6 नंबर पर हैं। सीएम ने कहा कि हमसे आगे सिर्फ 5 राज्य हैं, 13 राज्य हमसे पीछे भी हैं। नीति आयोग के द्वारा साल में एक बार एसपीआई रैंकिंग कराई जाती है, और उस रैंकिंग में कम से कम 100 पैरामीटर्स होते हैं, तो 1-2 नहीं होते हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग, और बाद में फिर कंपोजिट होता है। अब जब कंपोजिट होता है वो एक एवरेज सर्कल लिया जाता है। अलग अलग पैरामीटर्स में किसी पैरामीटर में हम 90% पर भी खड़े हो जाएंगे, किसी पर हम 35 पर भी खड़े हो जाएंगे, किसी पर 50 पर होंगे, किसी पर 60 होंगे। लेकिन जो कंपोजिट रैंकिंग है, जिस भी बंधु ने विषय उठाया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसी ने उठाया, इसको इस ढंग से देखना चाहिए कि जो कंपोजिट है उसमें जो बड़े प्रदेश हैं, 19 बड़े प्रदेश हैं देश के। छोटे प्रदेशों का अपना एक सिस्टम रहता है, उनकी कैटेगरी भी अलग बनती है, लेकिन इसमें 19 में हम 6ठे स्थान पर हैं। हमारे से आगे तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, ये 5 हमारे से ऊपर है, 6ठे हम हैं, और इसके बाद 13 हमारे से पीछे, और 13 हमारे से पीछे उनके भी नाम बताना चाहूंगा। उसमें गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, असम है, बिहार और झारखंड है। ये प्रदेश हमसे पीछे हैं। एक एसपीआई रैंकिंग होती है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन इंडेक्स होता है। उस रैंकिंग में 1-2 चीजों में हम 35-36% भी हैं, लेकिन मैंने बताया ये सारा कंपोजिट है। अगर हम कोई खराब चीज बतानी तो अच्छी चीज भी हम बताएं, तो हम कई चीजों में बहुत अच्छे हैं। 90 अगर जिला अनुसार भी उसमें रैंकिंग है, जिला अनुसार में 6 उसमें टायर हैं, 6 टीयर्स, टीयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें जिले देश भर के वो आंके गए हैं। तो हम फर्स्ट टीयर में तो हमारा कोई जिला नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड टीयर में हमारे उसमें से 20 जिले हैं। टीयर 2 में 8 जिले हैं, टीयर 3 में 12 जिले हैं, 4 में 1 है, 5 में 1 है। तो ये हमारा बहुत अच्छी स्कोर है, हमें इसमें अपना संतोष व्यक्त करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कर्मचारियों का डीए महंगाई के आधार पर बढ़ता है, इसमें कई पैरामीटर हैं। 2006 में 100% था, तो वहीं 2006 से जनवरी 2013 में 80% महंगाई हो गई। कर्मचारियों का डीए ये हर साल महंगाई के आधार पर बढ़ता है, महंगाई के आधार पर बढ़ता होगा डीए। और डीए के पैरामीटर्स एक नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, पता नहीं कितने पैरामीटर्स हैं, कोई भी एक ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे कम से कम कर्मचारी उसको उसी समय पकड़ते हैं
कि ये इसका पैरामीटर कम क्यों कर दिया, इसका ज्यादा क्यों कर दिया, हमारे हाथ में नहीं है। और हर 6 महीने बाद उसकी डियरनेस अलाउंस की किस्त जारी होती है, कितने % आगे बढ़ेगा। अब मैं 2 आंकड़े बता रहा हूं, और ये हर 10 साल बाद उसका बेस रेट होता है, उसके बाद अगले 10 साल तक बढ़ता रहता है। एक बेस रेट था 2006 में, उससे पहले 1996 में था, फिर आया 2016 में, अब आएगा 2026 में। उस सारे को मिला करके 100 कर दिया जाता है, फिर 100 से वो % बढ़ती है उसकी। 2006 में 100 था, उसके बाद हर 6 महीने बढ़ते बढ़ते जनवरी 2013 में, क्योंकि हम 23 में है तो इक्विवेलेंट डेट है 2013, जनवरी 2013 में, अगर हम में से किसी को पता हो नहीं पता हो, लेकिन मैंने जो जानकारी ली है 80% महंगाई हो गई थी। डीए वाज 80% डिक्लेयर्ड इन जनवरी 2013, 80%। और अब डीए 2016 के बाद, अभी जनवरी का तो डिक्लेयर होना है, जो इससे पहले का था जुलाई का, 1 जुलाई, हमारे कर्मचारी बंधु सब जानते हैं, 1 जुलाई का जो डिक्लेयर था वो था 38%, और अगर ज्यादा करेंगे जनवरी में तो 41 हो जाएगा। यानी अब डीए का रेट 41% है। हमें पेंशन वाले जो है ना, पेंशन लेते हैं, या हमें तो तनख्वाह अपनी रेगुलर मिलती है, लेकिन जो हमारे एमएलए हैं उनको इसी ढंग से डीए भी मिलता है, तो यह 41%। यानी उस 6 साल के वक्फे में, 7 साल, 6 से 13, 80% महंगाई, और अब 16 से लेकर 23 तक 41% महंगाई। इट इज नियरली हाफ, समझ रहे हैं? तो ये सारा महंगाई का विषय है। तो महंगाई के बारे में ये जो आदत होती है, गरीब गरीब गरीब, महंगाई गरीब महंगाई, अरे गरीबी को तो आप लोगों ने पल्ले से छोड़ा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी है उसका तुलना कर रहा हूं आपको। 6 से 13 आप लोगों के शासन, सेंटर में भी, स्टेट में उस समय 80%, नहीं 14 का मैं तो कह रहा हूं, 16-14 में। अच्छा 14 का आंकड़ा वैट क्या था ये बताओ आप। मैं क्या कह रहा हूं, डीजल पे वैट कितना था स्टेट का, देखिए कितना कर दिया, महंगाई का देखिए, अगर कोई चीज 100 रुपए का रेट है और वो 200 रुपया हो जाए तो 100% महंगाई होगी। और अगर रेट फिर 200 है, 200 के बाद 100 बढ़ जाए तो क्या 100% होगी? वो 50% ही होगी। किस चीज पर महंगाई हो रही है? आखिर कोई एक समय था जब हमारा बजट भी शायद 2000-3000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था 66 में। आज 2022 का बजट हमारा, 22-23 का 1,70,000 करोड़ हुआ। तो ये आगे चल करके यहीं थोड़ी खड़ा रहेगा, ये कई लाख करोड़ रुपए तक भी जाएगा आगे। तो ये तो इन्फ्लेशन रेट जो है लगातार उसमें जुड़ते जुड़ते एक सिस्टम चलता है। इसलिए आप 100 रुपये उस समय था, 100 रुपया, ये ना गिनो कितने % बढ़ा, इसका सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए उस मुकाबले में हम आधी महंगाई हमारे यहाँ है। अब महंगाई तो वही है, 1 रुपया बढ़ जाए तब भी महंगाई, लेकिन महंगाई कितनी है, और उस हिसाब से सबका आमदन इनकम भी बढ़ती है। किसानों के फसल नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है, ताकि किसानों को किसी तरह का कोई परेशानी न हो, उनका मुआवजा समय से मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य प्रदेश को आगे लेकर जाना है। इन सबको ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार मनोहर नीतियों की वजह से काम कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शेरो शायरी का दौर देखने को मिला तो सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब शायराना अंदाज में दे रहे थे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भी शायराना अंदाज देखने को मिला। देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र के तीसरे दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सवाल जवाब हुए, तो वहीं सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा के बीच शायराना अंदाज भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मंजिलें मिले ना मिले ये सब मुकद्दर की बात है, हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मंजिलें मिले ना मिले, मंजिलें मिले ना मिले ये सब मुकद्दर की बात है, पर हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जो चांद ढूंढ रहा है उसके साथ नहीं हूं मैं, इसलिए कि कल का सवेरा मैंने देना है।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए बोला कि सितम पर तुझसे उम्मीद वफा होंगी या ना होंगी, हमें तो देखना ये है कि तुम गालिब कहाँ तक हो। सितमगार तुझसे उम्मीदें वफा होगी या नहीं होगी? सितमगार तुमसे वफा होगी या नहीं होगी, हमें तो देखना ये है कि तुम जालिम कहां तक हो। नजारों की बात करते हो, नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। वहीं सदन में सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि इन बारिशों से तेरी दोस्ती नहीं फरहाज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। इन बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। आसमान से ऊपर बादल हैं, मेरे को क्या पता था ये बादल मेरे कच्चे मकान पर ही बरसेंगे। सारी फितरत नकाबों में छुपा रखी है। आप चुप करोगे तो चुप करूंगा। सारी नफरत, सारी फितरत नकाबों में छुपा रखी है, सिर्फ तस्वीर उजालों में लगा रखी है। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों का मीनार है, मेरे हौसलों का वो मीनार है। तो वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान शायराना अंदाज देखने को मिला, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से और नेता विपक्ष की ओर से भी लगातार शेरो शायरी का दौर भी जारी रही। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही जारी रही, जिसमें सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल से लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए। हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन बजट सत्र की कार्यवाही जारी रही। सदन में सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया, तो वहीं हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि जिला सिविल अस्पताल चरखी दादरी में जब तक रिक्त पद नहीं भर दिए जाते हैं, तब तक विशेषज्ञों के रिक्त पदों की भर्ती NHM द्वारा प्रत्येक मंगलवार को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जा रही है। जैसे अभी पोस्ट जो खाली हैं, 7 पोस्ट सैंक्शन की हुई है चरखी दादरी में NHM के तहत, और उनका हर हफ्ते हर मंगलवार को CMO के ऑफिस में इंटरव्यू होता है, और जब वो पोस्ट फिलअप हो जाएगी तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी काम करने लग जाएगी। उसके बाद जो 2 गोपी और जोजू कला जो PHC है, उसके अल्ट्रासाउंड जो एक्सरे मशीन है, उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, जल्दी उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। और CHC लेवल पर अल्ट्रासाउंड की अभी सुविधा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे दादरी में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन वहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो जब रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे तो वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चरखी दादरी में गर्भवती महिलाओं को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्राइवेट एम्पैनलमेंट सेंटर द्वारा प्रदान की जा रही है। एक्सरे की सुविधा जिला सिविल अस्पताल चरखी दादरी में पहले से ही उपलब्ध है, और CHC झांझूकाला में एक्सरे की सुविधा देने के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है। चरखी दादरी में गर्भवती महिलाओं के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं प्राइवेट एम्पैनलमेंट सेंटरों द्वारा प्रदान की जा रही है। ख भाग का उत्तरी जिला सिविल अस्पताल चरखी दादरी में विशेषज्ञों के रिक्त पदों की भर्ती प्रत्येक मंगलवार को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से NHM के द्वारा की जा रही है, जब तक रिक्त पद नहीं भरे जाते। गृह भाग का उत्तरा एक्सरे की सुविधाएं जिला सिविल अस्पताल चरखी दादरी में पहले से ही उपलब्ध है, तथा CHC गोपी व CHC जोजूकला में एक्सरे की सुविधाएं देने बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है। वहीं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने विपक्ष की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि खंभों को हटाने या दूसरी जगह लाने संबंधी मामलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि बिजली के खंभे लगाने के लिए भारतीय तार अधिनियम के तहत प्राधिकरण के पास किसी भी अचल संपत्ति पर पोस्ट या फिर पोल लगाने और बनाए रखने की पूरी शक्तियां हैं। सरकार ने वर्ष 2022 में मुआवजा नीति भी निर्धारित की है।
इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुसार सरकार के पास किसी भी अचल संपत्ति पर खंभा व टावर लगाने की पूरी शक्तियां ये पूरे देश में लागू है। यदि कोई व्यक्ति उधर से गुजर रही लाइन के नीचे आवास या भवन का निर्माण करता है तो ऐसे खंभे व लाइन को शिफ्ट करने के फिजिबिलिटी और रास्ता भी वही देगा। शिफ्ट करने की लागत जमा करवानी होती है। बिजली का खंभा व लाइन शिफ्टिंग की लागत CEA और जो HERC की गाइडलाइन है उसके तहत ली जाती है। इसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने सदन में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि हांसी शाखा की बुर्ज संख्या 1,83,000 से बुर्ज संख्या 1,98,000 में सीमेंट कंक्रीट साइड लाइनिंग का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और इस साइड लाइन का कार्य जून 2024 तक पूरा होने की संभावना है। 80 ब्रांच की बुर्जी संख्या 1,83,000 से बुर्जी संख्या 1,98,000 में सीमेंट कंक्रीट साइड लाइनिंग का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और इस पहुंच में साइड लाइन का कार्य जून 2024 तक पूरा होने की संभावना है। 80 शाखा की बुर्जी संख्या 1,83,000 से बुर्जी संख्या 1,98,000 तक की साइड का लाइनिंग वर्ष 1972-73 के दौरान की गई थी और वर्ष 2002 के दौरान कुछ मरम्मत का कार्य किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, इस काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि इस नहर में पानी चलता रहता है, बंदी कम आती है। पानी जब बंद होता है तभी इसका लाइनिंग की जा सकती है, इसलिए हमने थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया है, लेकिन जल्दी करने की कोशिश करेंगे। महोदय, नगर निगम रोहतक द्वारा 2019 से अब तक सड़कों की मरम्मत के लिए जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन पर 42.81 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इसके अतिरिक्त 0.83 करोड़ रुपए की कार्य प्रगति पर है और 4.65 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में है। विवरण इसके लिए अटैच कर दिया गया है। ख तथा ग, सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में 162.38 करोड़ रुपए तथा 2022-23 में 16/2/2023 तक 152.88 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसका भी डाटा अटैच कर दिया गया है। वहीं JP दलाल ने कहा कि नगर निगम रोहतक द्वारा वर्ष 2019 से अब तक सड़कों की मरम्मत के जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन पर 42.81 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त 0.83 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर है और 4.65 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में। अध्यक्ष महोदय, रोहतक शहर को 2021-22 में स्टेट फाइनेंस कमीशन से 57.55 करोड़ रुपए दिए गए। 2022-23 में 76.94 करोड़ रुपए दिए गए। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से 9.40 करोड़ रुपए दिए गए। 2022-23 में 9.61 करोड़ दिए गए और रोहतक शहर को स्कीम फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के 11.70 करोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 2021-22 में 28.69 करोड़ रुपए दिए गए। स्टाम्प ड्यूटी के 13.32 करोड़ रुपए दिए गए। अमृत योजना के 47.62 करोड़ रुपए दिए गए। कुल 162.38 करोड़ रुपए 2021-22 में गए। 2022-23 में गए 152.88 करोड़ रुपए। इसके अलावा 29.66 करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया था, ग्रांट दी गई थी लोन के रूप में, जिसको वापस रिकवर किया गया। पैसा दिया गया है जो है। अभी भी आगे जो होगा लोकल बॉडी के माध्यम से, लोकल जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है वो काम करवाती है। सरकार के द्वारा जो उसका हक है रोहतक शहर को, जिस तरह से और हरियाणा के शहरों को दिया जाता है, रोहतक को भी दिया जाता है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में कौन कौन सी योजना लागू की गई है और कितने पर काम चल रहे हैं और कौन सी योजना अभी लंबित है। 2015 में 5 घोषणाएं की गई, जिनमें से 3 कंप्लीट हैं और 2 पे कार्य चल रहा है। 2016 में 16 घोषणाएं की गई, जिनमें 9 कंप्लीट हैं और 5 पे कार्य चल रहा है और 1 नॉट फीजेबल है और 1 लंबित है। 2017 में 16 घोषणाएं की गई, जिनमें से 12 का कार्य कंप्लीट है, 3 पे कार्य चल रहा है और 1 लंबित है। 2018 में 49 घोषणाएं की गई, जिनमें 42 पे कार्य पूरा हो चुका है, 4 पे कार्य चल रहा है, 2 नॉट फीजिबल हैं और 1 लंबित है। 2019 में 2 घोषणाएं की गई, दोनों की दोनों कंप्लीट है। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर एक गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। आज हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा की पुण्यतिथि है। दरअसल पंडित भगवत दयाल शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी। वहीं हरियाणा के एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। देखते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, महान स्वतंत्रता सेनानी हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक नमन। हरियाणा के निर्माण में उनका अविस्मरणीय योगदान सदैव हमें समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।